सर हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और चारों तरफ इन दिनों हम घटनाएं भी सुन रहे हैं कि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो गया, पुल टूट गए और यहाँ तक कि गर्मी में हमारे राजस्थान में भी कुछ ऐसी खबरें आई कि गर्मी के कारण कई लोगों ने अपनी जान खो दी। तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या हम इसको कलयुग कहेंगे? आपने एक चीज़ बोली, क्लाइमेट क्राइसिस को स्पिरिचुअल क्राइसिस से जोड़ा। वजह क्या है कि हर आदमी को अपना कंजम्पशन बढ़ाना ही है। तो जब तक भीतर से एक स्पिरिचुअल थोड़ी अवेकनिंग नहीं होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे एक दिशा में बढ़ ही क्यों जाना चाहिए, वो दिशा मुझे वो देगी ही नहीं जो मैं उधर से उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि हम देख नहीं पाते, जो जिस दिशा में हम आज तक बढ़ते रहे उसी दिशा में हम और आगे बढ़ते रहते हैं, ये सोच के कि तकलीफ अभी भीतर बनी हुई है क्योंकि हम पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। साहब, तकलीफ इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, तकलीफ मिटती नहीं है। आज हमारे सामने वो हैं जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। आचार्य प्रशांत जी, फिलोसोफर, ऑथर, मेंटोर, गुरु, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारी बात की हैं। सबसे पहले तो सबका आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो बातचीत होगी ये सभी के लिए बोध का और आनंद का थोड़ा स्रोत बनेगी, कम से कम 1 घंटे के लिए। सर आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने जानी। आपने एक चीज़ बोली, क्लाइमेट क्राइसिस को स्पिरिचुअल क्राइसिस से जोड़ा। इन दोनों का कैसे बंधन है और क्लाइमेट एक अलग चीज़ है और स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है? देखिए, जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो एक कंजम्पशन की क्राइसिस है, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं वो सब हमारे कंजम्पशन से आता है। 25% इलेक्ट्रिसिटी, 30-35% फॉसिल फ्यूल जो कि ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट में है, 20-25% एनिमल एग्रीकल्चर जिसमें ज़्यादा रोल मांसाहार का और डेयरी का है। ये सारी चीज़ें अंततः जो आम आदमी है उसके कंजम्पशन की ही तो है ना। हम जितना कंज्यूम करता जाते हैं कार्बन उतना ज़्यादा रिलीज होता जाता है। और हम कंजम्पशन क्यों करते हैं? वजह क्या है कि हर आदमी को अपना कंजम्पशन बढ़ाना ही है। कुछ तो वो कंजम्पशन है जो प्राकृतिक है, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। उस हिसाब से तो जो दुनिया भर की सब पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं वो भी कंज्यूम करती हैं। कंजम्पशन माने उपभोग वो भी कंज्यूम करती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ कंजम्पशन है जो जेन्युइन तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे स्कूल जाना है और स्कूल जाने में थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ट्रांसपोर्टेशन में, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई बुराई हो गई। ओके। लेकिन बहुत सारा कंजम्पशन, जो बल्क ऑफ द कंजम्पशन है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। चूँकि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, ज़िंदगी किस लिए है, और भीतर लगातार एक बेचैनी बनी रहती है, तो हम उस बेचैनी को मिटाने की कोशिश करते हैं कंजम्पशन के द्वारा। भाई, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं अध्यात्म की बात क्यों करता हूं? क्योंकि अध्यात्म के केंद्र में होता है आत्मज्ञान। मुझे पता ही नहीं, कभी मैंने अपने आप को गौर से देखा नहीं। ये आम आदमी की स्थिति है, हम सबकी। तो हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता। सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान हमारा बहुत ही कम होता है। लेकिन हम अनुभव लगातार कर रहे होते हैं कि भीतर कुछ कमी है, कुछ अपूर्णता है, कुछ है जो ठीक नहीं है। आपको भी होता होगा, लगता है ना, कि जिंदगी में अभी भी डिसबैलेंस है, वो चीज आई नहीं है बीच में, और पता नहीं कौन सी चीज है। कौन सी चीज वो अगर किसी से भी पूछो तो पूछता है कि मुझे ही नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे नहीं पता। लेकिन अनुभव होता रहता है कि कुछ गड़बड़ है। राइट, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो भीतर बेचैनी और बीमारी की भावना रहती है, हम उसका फिर इलाज कैसे करते हैं? हम उसका इलाज करते हैं और कंज्यूम कर करके। वीकेंड आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, और एक अजीब सी ऊब हो रही है, हाँ, और जिंदगी के प्रति
बड़ी एक बेकार सी भावना उठ रही है, तो क्या करा, मॉल चले गए, डिस्को पब चले गए, खा पी लिया, कुछ मूवी देख ली, कुछ खरीद लिया, ये सब कर लिया। मुझे नौकरी में आगे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है मैं खुद नहीं जानता। हाँ, अब आगे बढ़ लिए बहुत तरीके से, जो भी हम हथकंडे लगाकर आगे बढ़ लेते हैं, तो आगे बढ़ लिया। अब उसके बाद क्या करें, पैसा आ गया तो क्या करें, एक गाड़ी खरीद ली और बड़ी गाड़ी खरीद ली। ये सब वो कंजम्पशन है जो अल्टीमेटली जो कार्बन एमिशन है उसको बिल्कुल आसमान तक पहुंचा देता है। ओके। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये स्पिरिचुअल क्राइसिस है, और इसका कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन पूरी तरह नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमें विकसित करने पड़ेंगे, लेकिन हमें भूलना नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी तो इंसान के हाथ की बात होती है। बिल्कुल। आप कितनी भी क्लीन टेक्नोलॉजी विकसित कर लो, वो कुछ तो एमिशन करेगी ना। और आपने क्लीन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, आप अपने कंजम्पशन की दर बढ़ा दोगे, तो उससे क्लीनेस्ट टेक्नोलॉजी भी क्या कर लेगी। एक बहुत सीधा सा उदाहरण है, आज से 40-50 साल पहले जो हमारी सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वो एमिशन के टर्म्स में आज की गाड़ियों से कहीं ज्यादा डर्टी थीं। हम उनको डर्टी व्हीकल्स बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा कार्बन। हाँ, चाहे वो कार्बन की बात हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे सूट हो, जितनी भी तरीके के एमिशंस हो सकते हैं उन गाड़ियों से ज्यादा होते थे। आज की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों से बहुत बहुत बेहतर हैं इस मामले में। हमारे इंजन, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो गई है, हमारे रेगुलेशंस बहुत बेहतर हो गए हैं। तो क्या आज प्रदूषण 40 साल से पहले से कुछ कम हो गया क्या? 40 साल पहले की जो गाड़ी थी वो हाईली पॉल्यूटिंग थी, लेकिन पॉल्यूशन आज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है। और हम यही करने जा रहे हैं, हम यही करते जा रहे हैं। हर आदमी जानता ही नहीं कि उसे करना क्या है, तो अपनी जिंदगी में चीजों की क्वांटिटी बढ़ाता रहता है। तो टेक्नोलॉजिकली हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें पूरी सफलता नहीं मिलेगी। और याद रखिए, हर वो चीज जो प्रजातियों को, इस ग्रह को नुकसान पहुंचाती है, उसमें किसी न किसी का स्टेक भी इन्वॉल्व है। ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर। देखिए साहब, कस्टमर चाहता है कि उसको सस्ती चीज मिल जाए। आप जब भी कभी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की क्लीन चीज विकसित करोगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, और चाहे वो एनिमल एग्रीकल्चर वाली चीजें हो, उसमें हमेशा कॉस्ट जो है वो थोड़ी बढ़ती है। तभी तो रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। मैं सस्ती चीज क्यों ना ले लूं, और जो बेच रहा है वो भी मुझे सस्ती चीज क्यों ना बेच दे। एमिशन होता होगा तो होगा। बिल्कुल। तो जब तक भीतर से एक स्पिरिचुअल थोड़ी अवेकनिंग नहीं होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूं और ये मैं क्यों कर रहा हूं, या मुझे कहाँ रुक जाना चाहिए, मुझे एक दिशा में बढ़ ही क्यों जाना चाहिए, वो दिशा मुझे वो देगी ही नहीं जो मैं उधर से उम्मीद कर रहा हूं। हम कुछ भी करते हैं एक उम्मीद में करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें कुछ फायदा होगा, और ये हम बहुत साफ साफ देख नहीं पाते कि हमने आज तक जिंदगी में जो कुछ करा उससे हमें सचमुच कितना फायदा हुआ। क्योंकि हम देख नहीं पाते, तो जिस दिशा में हम आज तक बढ़ते रहे उसी दिशा में हम और आगे बढ़ते रहते हैं, ये सोच के कि तकलीफ अभी भीतर बनी हुई है क्योंकि हम पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। साहब, तकलीफ इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, तकलीफ मिटती नहीं है। बात यह नहीं है कि आपने दूरी कितनी तय करी है, बात यह है कि आप जिस दिशा में दूरी तय कर रहे हो वो दिशा ही ऐसी नहीं है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, आपको सुकून दे पाएगी, आपको सुकून दे पाए। लेकिन जब हम खुद को नहीं जानते तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि वो मंजिल चीज क्या होती है। तो हमें लगता है कि मंजिल का मतलब ही यही होता है कि मोर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी करते जाओ। और ये जो ब्लाइंड रेस फॉर मोर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, वही आज की क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है। क्या बात है। मैं इस उदाहरण से इसलिए भी सहमत हूं क्योंकि हम अपने पूरे साल में सर कई बार सेल सुनते हैं। मॉल में कपड़ों की सेल लगी हुई है, घर में अच्छे खासे कपड़े रखे हुए हैं, फिर भी लोग सेल में जबरदस्ती खरीदे जा रहे हैं। और अभी उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि शादी का अगर मैं कहूँ, जो कि शादी आराम से अच्छे रीति रिवाज से थोड़े खर्चे के साथ हो सकती है,
अब उसके अंदर इतनी सारी कंजप्शन, जैसे कि आप बात कर रहे थे, चीजें होने लगी हैं, या फिर हम यूं कहें कि हमने कुछ ऐसी शादी अभी हाल फिलहाल में भी देखी है जिसमें अथाह खर्चा हुआ, और उसमें लोगों ने देखकर अपने आप को यह भी महसूस किया अंदर से कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, अंदर एक और पीड़ा ले ली। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक साधारण साइकोलॉजी की बात है। आप एक तरफ को जा रहे होते हो, आपको रास्ते में थोड़ा एहसास होने लगे कि आपने गलत रोड पकड़ ली है, ठीक है ना? तो या तो आप ये कर सकते हो कि ईमानदारी से मान लो कि आपने गलत दिशा में आज तक जो इन्वेस्टमेंट किया वो एक संक कॉस्ट हो गई, अब वो गया तो गया, मैं यू टर्न ले लेता हूं। ये एक ईमानदार आदमी की पहचान है, हुई ना? मुझे जहां जाना था मैं वहां जा ही नहीं रहा, भले ही मैं गलत दिशा में गलत रोड पे 300 किलोमीटर आ गया, तो मैं क्या करूं? यू टर्न। मुझे ये करना चाहिए कि यू टर्न लेना चाहिए और मानना चाहिए कि अब भाई ये 600 किलोमीटर फालतू होगा, 300। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हमें जब पता लगता भी है, जिंदगी हमें थोड़ा एहसास देना शुरू भी करती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तुम जिस दिशा में बहुत आगे आ गए, ये दिशा तुम्हारी कभी थी ही नहीं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी मंजिल बदल देते हैं। हम कहते हैं हम जिधर को आ गए हैं मैं उधर ही कोई मंजिल खोज लूंगा, इधर उधर निकल जाऊंगा। हाँ, हम क्यों अपने आप को ये जताएं, हम ये क्यों स्वीकार करें? बड़ा बुरा लगता है, हर्टफुल होता है कि मैंने आज तक जो करा वो मुझे बस गलत दिशा में और आगे ले आया है। काफी ऐसा लगता है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाता इंसान। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट भी डूबा और थोड़ी स्टूपिड सी फीलिंग आती है, मैं कैसा हूँ। तो आदमी कहता है मैं जिधर को आ गया हूं मैं उधर ही कोई नकली मंजिल तलाश लूंगा, ताकि मुझे स्वीकारना ना पड़े कि जिंदगी जो है व्यर्थ सी गई है। क्या बात है। अब आप उधर मंजिल तलाशोगे, उधर मिलेगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी और चलानी पड़ेगी। ये गाड़ी और चलाओगे तो एमिशन और होगा, वही क्लाइमेट क्राइसिस है। इससे अच्छा यू टर्न ले लो। इससे अच्छा यू टर्न ले लो। क्या बात है सर, हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और चारों तरफ इन दिनों हम घटनाएं भी सुन रहे हैं कि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो गया, पुल टूट गए, और यहाँ तक कि गर्मी में हमारे राजस्थान में भी कुछ ऐसी खबरें आई कि गर्मी के कारण कई लोगों ने अपनी जान खो दी। तो सर आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या हम इसको कलयुग कहेंगे? नहीं, कलयुग वगैरह तो कुछ नहीं है, हमारी मूर्खता है। और अगर हम अपनी मूर्खता को ही कलयुग कहना चाहते हैं तो ठीक है। वास्तव में कलयुग का अर्थ ही यही है असली। कलयुग कोई कैलेंडर वाली चीज नहीं है कि इतना समय बीतता है तो त्रेता, द्वापर, सतयुग ये सब हो जाते हैं, जब तो फिर कलयुग आता है, तो वो सब नहीं है। वो ज्यादा गहरी बात है, ज्यादा गूढ़ उसका अर्थ है। आपके भीतर जो कालिमा है, आपके भीतर जो अज्ञान का अंधेरा है, वही कलयुग है। वो जब हट जाता है तो आपके लिए सतयुग हो जाता है। क्या बात है। तो देखिए, हम अपनी नजर में ना बहुत स्मार्ट लोग हैं, सारी समस्या ये है। हमें लगता है हम बहुत ज्यादा होशियार हैं, और हमको लगता है कि हम जैसे हैं केंद्र से अपने, दिल से अपने, वैसे ही रहे रहे हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। बिल्कुल, ये ऐसी सी बात है कि जैसे मुझे कोई भीतर बीमारी हो गई है और उसके छोटे छोटे लक्षण मुझे अपनी देह में चारों तरफ दिखाई देते हैं, और मैं कहूँ मुझे अपनी भीतरी बीमारी का इलाज नहीं करना, पर ये जो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हैं मैं इनका समाधान कर लेता हूं, तो मैं अपने आप को ठीक मानूंगा, है ना? एक दृष्टि से ये स्मार्टनेस है, चतुराई, और एक दृष्टि से ये पागलपन है। हम एक चीज का इलाज करते हैं, उससे हम कोई और समस्या खड़ी कर लेते हैं। राइट। 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हुआ करते थे जिन्होंने पूरी जो ओजोन लेयर थी वो छेद दी थी। तब खूब बातें हुआ करती थी। आप छोटे रहोगे, मैं बहुत ही छोटा, आप बहुत ही छोटे रहोगे। उस समय पे बहुत बड़ा मुद्दा होता था। मैंने जब सिविल सर्विसेज दिया था उस समय पे मेरे जीएस के पेपर में इतना लंबा एक ओजोन डिप्लीशन पे था, और उस पे ऐसे ही लिखा था पूरा। तो तब बातें होती थी कि अब उसका जो आकार है वो इतने फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हमने कहा नहीं, अब हम ऐसा करते हैं कि सीएफसीज को एचएफसी से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने बिल्कुल सफलता पा ली साहब, हम स्मार्ट लोग हैं, सीएफसी चले गए। अब पता चला ये जो एचएफसी आ रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो हम गैसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, 1500 गुना होता है। तो 2016 में फिर हम अभी जो किगाली अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, उसको लेकर के आए हैं। तो सीएफसी के बाद अब हम एचएफसी वाली समस्या में फंस गए हैं।
अब HFC की समस्या के बाद अब हम फंसने वाले हैं वेस्ट डिस्पोजल की समस्या में। आप लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, पर अगले 30 साल में एस्टिमेट ये है कि इस ग्रह पर डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग यूनिट्स जो हैं वो लगभग 400 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में होंगी, जिसका अर्थ है हर 2 व्यक्तियों पर एक एसी यूनिट होगी। आप कितनी भी क्लीन टेक्नोलॉजी ले आ लो, इनका वेस्ट डिस्पोजल कैसे करोगे? और इनका जो वेस्ट डिस्पोजल है वो अपने आप में एक कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है, आप कैसे डिस्पोजल करोगे? सर अभी हम सारे लोग एसी की हवा ही खा रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके पास, राइट। क्योंकि ये तो तय है कि अब 2010 से 2020 के ही बीच में जो नंबर ऑफ यूनिट्स थी वो लगभग 3 गुना हो गई। आज 100 हाउस होल्ड्स को अगर आप लें भारत में तो उसमें से 24 में एसी आप मौजूद पाते हैं, ये आंकड़ा है। और अगले 30 साल में अनुमान है कि ये आंकड़ा 10 गुना हो जाना है। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी एक खुशी की भी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सर आप देखें तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है सबसे पहले कि जो कंजम्पशन की इकाई है और उसकी जो कंजम्पशन की टेंडेंसी है, हमें इन दोनों को रोकना पड़ेगा। कंजम्पशन की इकाई होता है द इंडिविजुअल, द पर्सन, आप और हम। और कंजम्पशन की टेंडेंसी होती है हमारे भीतर जितना घोर अज्ञान है वो। ये थोड़ा समझा के बताता हूं। कंजम्पशन क्या होता है? टोटल कंजम्पशन होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन, राइट? यही होगा ना, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन खुद एक तरह का कंजम्पशन है। चूंकि माँ बाप को पता नहीं होता जिंदगी में करना क्या है तो वो आबादी बढ़ा देते हैं। वो सोचते हैं एक दूसरे को कंज्यूम कर लो, जिंदगी को कंज्यूम कर लो तो पॉपुलेशन आ जाती है। तो पॉपुलेशन खुद अपने आप में एक तरह कंजम्पशन है। उसके बाद जो लोग आ जाते हैं वो आते ही इसीलिए हैं कि वो भोगें। हमारे यहाँ पर आशीर्वाद में बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। ये कंजम्पशन नहीं है तो क्या है? आप किसी को जो भी आशीर्वाद देते हो उस आशीर्वाद में यही बात निहित होती है कि तेरी मटीरियल प्रॉस्पेरिटी बढ़े, तो और कंज्यूम करे, तो वो और कंज्यूम करे। तो जब तक ये दोनों चीजें हम नियंत्रण में नहीं ला सकते, और नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर कोई सेना, पुलिस, कोई तानाशाह बैठा दो जो कि वहां पर एक नियम पास कर दे, इसका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही हो सकता है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन, तो पॉपुलेशन भी आती है कंज्यूम करने की टेंडेंसी से ही। तो ले दे करके ये जो पूरा क्लाइमेट एमिशन है ये हो गया द टेंडेंसी टू कंज्यूम का स्क्वायर, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों ही फंक्शन है द टेंडेंसी टू कंज्यूम का। तो ये जो कंजम्पशन की टेंडेंसी है ये इसके कारण एक्सपोनेंशियली बढ़ता है एमिशन, और ये कंजम्पशन की टेंडेंसी तो किसी स्पिरिचुअल माध्यम से ही कम करी जा सकती है। मैं इसलिए बोलता हूं द क्लाइमेट क्राइसिस कैन ओनली हैव अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। बट सर कंजप्शन एंड ऑफ द डे तो एक बिजनेसमैन की कोर है, वो तो हमेशा ये चाहता है कि कंजप्शन बढ़ता जाए और उसकी जो है तिजोरी भरती जाए। नहीं, देखिए तिजोरी भरना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन तिजोरी भी आप तिजोरी के लिए नहीं भरते हो, तिजोरी भी आप दिल के लिए भरते हो। क्या बात है, अपने लिए भरते हो। अपने लिए भरते हो। तो तिजोरी भर गई और दिल खाली हो गया तो जिंदगी बर्बाद गई। समस्या है। मैं नहीं कह रहा तिजोरी खाली होनी चाहिए। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी कई बार बहुत जरूरी चीज होती है, उसके बिना आप जो फुल ह्यूमन पोटेंशियल है उसको रियलाइज नहीं कर सकते। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी निश्चित रूप से चाहिए, पर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को इनर फुलफिलमेंट का साधन होना चाहिए, विकल्प नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं। ये 2 बहुत अलग अलग बातें हैं। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी है एंड थ्रू मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आई विल अचीव इनर फुलफिलमेंट। ठीक है, ये एक बात है बिल्कुल कि मैं उसके द्वारा ऐसी चीजें विकसित करूंगा जिससे मेरी चेतना का उत्थान हो सके, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि मेरे घर में मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो वो एक ऑल्टरनेटिव बन गई, रिप्लेसमेंट बन गई, विकल्प बन गई भीतरी पूर्णता का। ये जो दूसरी बात है ये बहुत गड़बड़ है, ये नहीं होनी चाहिए। ये जो हम सामान भरते जाते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रियल थिंग। क्या बात।
एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रियल थिंग। भाई आपके पास कितना भी कुछ होगा, आप यहाँ बैठे हो, आपका सरदर्द हो रहा है, आप चिंता में हो, आप ईर्ष्या में हो, आप चूंकि खुद जिंदगी को नहीं जानते इसीलिए आप अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पाए। आप हो सकते हो कि आप 40,000 करोड़ की आसामी हो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो, जिंदगी चीज क्या है, तो आपके बच्चे ठीक नहीं निकलेंगे। आपके बच्चे ठीक नहीं निकलेंगे तो माँ बाप होने के नाते आपके मन को शांति रहेगी क्या? नहीं रहेगी, बिल्कुल। तो वो जो पैसा है वो एक साधन होना चाहिए, असली चीज का विकल्प नहीं। सर, आज इस प्रांगण में इतने सारे लोग बैठे हैं अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए, और आज हम यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये बात और है कि एक बहुत बड़ा एसी इधर चल रहा है, और जैसे कि आपने क्लाइमेट के बारे में बात बोली कि आने वाले जो साल होंगे वो शायद और भी बदतर हो जाएंगे, उसके लिए हमें आज से ही सोल्यूशन खोजना होगा। और जो पूरी इंडस्ट्री है, मैं उनसे ये कहूँगा कि देखिए, कमर्शियली तो इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ज़बरदस्त है। कोई नई इंडस्ट्री होगी जिसके बारे में अभी से लगभग तय है कि अगले 30 साल में 10 गुना सेल्स बढ़ जानी है, इस इंडस्ट्री की बढ़ जानी है। और बढ़ जानी है उसकी एक बड़ी वजह लगभग ये भी है कि क्लाइमेट चेंज होगा। और ये जो सेल्स बढ़ जानी है, इससे भी आशंका है कि 0.5 डिग्रीज की टेम्परेचर राइज मात्र कूलिंग सॉल्यूशन से ही हो जानी है। तो जब भाग्य ने हमको इतनी प्रिविलेज्ड जगह पर लाकर रख दिया है कि जहां हमें मालूम है कि कूलिंग की तो डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है, हाँ, तो क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारी भी फिर जमकर निभाएं। प्रारब्ध हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो फिर क्यों ना हम अपना कर्तव्य भी निभाएं, और जितने तरीकों से और जिस हद तक संभव हो सकता है इस क्राइसिस मिटिगेशन के लिए जो संभव है वो हम करें। और हम जो कर सकते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहली बात, हमें एनर्जी एफिशिएंट यूनिट्स बनानी है। दूसरी बात, जो हम उसमें रेफ्रिजरेंट्स यूज कर रहे हैं, हमें उनको जल्दी से जल्दी फेज आउट करना है। हमको प्रोपेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, आइसोब्यूटेन, इनको लेकर के आना है। तीसरी बात, लीकेज कम से कम हो पाए उसके जो तरीके संभव हैं हमको वो अख्तियार करने हैं। रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए यूनिट्स की, कॉन्टिन्यूअस उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए कि कहीं लीकेज हो रही है नहीं हो रही है। जो जितने भी स्पेसेस हो रहे हैं, क्योंकि हम कूलिंग स्पेसेस तैयार करते हैं ना, स्पेस कूलिंग का काम है, जितने स्पेसेस तैयार हो रहे हैं हम देखें कि वो ऐसे तो नहीं है कि उनमें जबरदस्ती की कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे काम हैं, कर्तव्य हैं बल्कि, जो इंडस्ट्री को निभाने होंगे। और यही मेरा आग्रह है आप सबसे।